हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये हमारी थर्ड क्लास है चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्शंस की। एंड लास्ट क्लास के अंदर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया था। आई होप वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है सभी डाउट्स। अगर आपने क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड को अटेंड नहीं किया हुआ है, मैंने उनके लिंक्स इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। वहाँ से जाके आप लिंक से जाके आप उनको वॉच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो देखिए, ये एक और नया टाइप आता है हमारे पास रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। और जिनको हम एक साथ क्या बोल देते हैं, एक साथ हम इनको रिडोक्स रिएक्शन भी बोल देते हैं। यानी कि अगर ये दोनों एक साथ हो रही हैं, ये दोनों रिएक्शंस अगर एक साथ हो रही हैं, तो फिर हम इनको क्या बोलेंगे, रिडोक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम इन दोनों को सेपरेटली पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, देन हम क्या बोलेंगे कि ये रिएक्शन हमारी कैसी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ में जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। नेक्स्ट हमने लिया कार्बन। कार्बन की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ में, तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि कार्बन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। ये हमारा यहाँ पे कार्बन है, ऊपर हमारा ये मैग्नीशियम है और ये हमारी ऑक्सीजन है, नीचे भी हमारी क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड और नीचे यहाँ पे बन गई है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में हम बोलेंगे दैट मैग्नीशियम का क्या हो गया हमारा, मैग्नीशियम का हो गया है हमारा ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम का क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन हो गया है। एंड सेकंड केस में हम क्या बोलेंगे कि जो कार्बन है हमारा, कार्बन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। नाउ अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हम रिमूवल की बात करते हैं हाइड्रोजन के। जब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तब भी हम उसको क्या बोलेंगे कि वो ऑक्सीडेशन हुआ है। चलिए देखते हैं हम एग्जांपल। तो हमने यहाँ पे लिया H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारा। Zn क्या होता है हमारा, जिंक होता है। तो जब इनके बीच में रिएक्शन होगी ना तो बन जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, सेपरेटली बाहर निकल जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ अ गैस। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जिंक का क्या हो गया हमारा, जिंक का हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है। इस तरह से हमारी क्या होगी, ये रिएक्शन होगी यहाँ पे, बिकॉज हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो गया। नेक्स्ट हमने लिया H2S, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ में तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड साथ में क्या हो जाएगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सल्फर के पास से क्या चला गया है, हाइड्रोजन चला गया है। इसका मतलब इसका क्या हो गया, इसका हमारा ऑक्सीडेशन हो गया है। तो ये है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। इनके नाम याद रखना है सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो फॉर्मूला आपको गिवन है उसका क्या नाम होता है, या फिर अगर आपको नेम गिवन है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप बच्चों आपको ऑक्सीडेशन का प्रोसेस समझ में आ गया है। दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपके। पहला क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वहां से हमारा रिमूव हो जाएगा।
नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड टाइप पे, तो ये आता है हमारा रिडक्शन। सो चलिए अब हम देखते हैं रिडक्शन में क्या होगा। तो बेसिकली रिडक्शन में ना बिल्कुल अपोजिट होगा किसका, ऑक्सीडेशन का। सो देखते हैं हम इसको किस तरह से यहाँ पे वर्क होगा। सो द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो जिन रिएक्शन में हाइड्रोजन का तो एडिशन होगा और ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, सो उन रिएक्शंस को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। एंड द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। सो जो रिडक्शन होता है ना बिल्कुल अपोजिट होता है, उल्टा होता है किसका, ऑक्सीडेशन का। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो कैसे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, दोनों के बीच में रिएक्शन करा दी तो बन जाएगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। और हाइड्रोजन क्लोराइड मैंने बताया अगर ये गैस है तो इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे, और अगर ये लिक्विड या एक्वस है तो हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे। नेक्स्ट आया हमारे पास एग्जांपल, हाइड्रोजन लिया हमने और नाइट्रोजन लिया, दोनों गैसेस फॉर्म में ली। जैसे इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो बन जाएगा अमोनिया, NH3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हो गया है हाइड्रोजन का। नाउ सेकंड आता है हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। तो हमने लिया HgO। सो अब ये HgO क्या होता है बेसिकली, सो HgO को हम या तो हम इसको बोलेंगे मरकरी, या तो हम इसको बोलेंगे मरकरी सेकंड ऑक्साइड। तो एक तो ये नेम होता है इसका, एंड दूसरा नेम इसका क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। सेकंड नेम होता है इसका मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो आप कोई भी नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो जब हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड की रिएक्शन मरकरी के साथ ही कराते हैं, अब देखिए यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड थी हमारी सॉलिड फॉर्म में, मरकरी हमने लिया लिक्विड फॉर्म में। जब हम दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हमारा हमारा सिर्फ क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा गैस की फॉर्म में, और बचेगा क्या, हमारा सिर्फ मरकरी बचेगा फिर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, मरकरी से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल आता है हमारे पास। हमने क्या लिया, CuO, कॉपर ऑक्साइड ली। इसके रिएक्शन हम कार्बन के साथ करा रहे हैं। तो कार्बन क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को ले लेगा। तो अब कॉपर अकेला बच गया, यहाँ पे सेपरेट हो गया और बन गया क्या, CO2 हमारा यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन हो गया, क्योंकि कॉपर के पास से क्या चला गया, कॉपर के पास से ऑक्सीजन चला गया है। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इन दो पॉइंट से आपको इसको याद रखना है, समझना है। नाउ आगे हमें नेक्स्ट पॉइंट गिवन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, और जब ये दोनों एक साथ होंगे ना तब हम क्या बोलेंगे उस रिएक्शन को, रिडोक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे। सो एग्जाम्पल हमें गिवन है, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन देन जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर फॉर्म। तो जब हम जिंक ऑक्साइड को और कार्बन को दोनों को एक साथ हीट करेंगे तो जिंक मेटल हमें मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नीचे हमें रिएक्शन गिवन है, चलिए देखते हैं रिएक्शन को। सो ZnO जिंक ऑक्साइड होती है, C कार्बन हो गया हमारे पास यहाँ पे, देन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो हमें मिल जाएगा जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, तो जो जिंक ऑक्साइड है ना, जिंक ऑक्साइड किसको लूज कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। जिंक ऑक्साइड में से क्या जा रहा है, जिंक ऑक्साइड में से हमारी ऑक्सीजन जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिंक हमारा रिड्यूस हो गया। तो यानी कि ये यहाँ पे हो गई है रिडक्शन की प्रोसेस, और कार्बन के साथ में कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो अब देखिए दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडोक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा किसका,
ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब दोनों एक साथ होंगे तो तब उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो आई होप बच्चों आपको ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो किन एजेंट्स को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो सबसे पहला पॉइंट होगा द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा हमारा? वो एजेंट होगा जो ऑक्सीजन देगा, किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। या फिर सेकंड क्या होगा? द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा उसको भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था कि ZnO किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कार्बन के साथ। तो बन रहा है Zn प्लस CO। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जिंक का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब इनमें हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए जिंक ने क्या दिया? जिंक ने ऑक्सीजन दिया, किसको? कार्बन को। तो तभी तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो पाया। तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा यहाँ पे। एंड कार्बन जो बचा उसने ऑक्सीजन को लिया, तो तभी तो जिंक का रिडक्शन हो पाया। तो कार्बन हमारा हो जाएगा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट यहाँ पे वर्क होगा। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट पे। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी मैं ऑलरेडी आपको रिएक्शन में समझा चुका हूँ, बट एक बार फिर से हम यहाँ पे देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा हमारा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। एंड सेकंड पॉइंट है द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए वहां पे उसके पास। एक तो वो हाइड्रोजन दे, किसके लिए? रिडक्शन के लिए। या वो ऑक्सीजन को निकालने में हेल्प करे, किसके लिए? रिडक्शन के लिए। देन तभी हम उसको क्या बोलेंगे? तभी हम उसको एक रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए नीचे में यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है। सो हमें यहाँ पे दिया गया है कॉपर। सो कॉपर रेड ब्राउन कलर का होता है। ऑक्सीजन कहाँ से ली? एयर से ली। तो बन गया यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जिसका कलर होता है ब्लैक। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में जो कॉपर है ना वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर के साथ में कौन ऐड हो रहा है? कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। बट जो एडिशन है ना ऑक्सीजन का, तो इसकी वजह से क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। सो कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया हमारा। बट जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किस में चेंज हो रही है? ऑक्सीजन तो हमारी CuO में चेंज हो रही है। ऑक्सीजन किस में चेंज हो रही है? CuO में हो रही है। यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन हो गया है। अब आपको याद रखना है जिसका रिडक्शन होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे का तो क्या करा रहा है? दूसरे का वो ऑक्सीडेशन करा रहा है। एंड जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे का क्या करा रहा है? दूसरे का वो रिडक्शन करा रहा है। तो याद रखना है आपको जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा आपका। सो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया है यहाँ पे कंसेप्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं। सो आगे आपको यहाँ पे क्या गिवन है? आगे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। सो चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन और
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में। सो में यहाँ पे कुछ रिएक्शंस गिवन है, हमें उनको क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि वो किस टाइप की रिएक्शन है। तो फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हमारी है यहाँ पे NaOH। सो NaOH की रिएक्शन हो रही है किसके साथ में, HCl के साथ में। तो NaOH आपको पता है ये क्या होता है, हमारा एक बेस होता है। इसकी रिएक्शन हो रही है HCl के साथ में। HCl क्या होता है, हमारा एसिड होता है और बन रहा है यहाँ पे NaCl। अब NaCl क्या होता है, हमारा ये एक सोल्ट होता है और साथ में बन रहा है H2O। H2O क्या है, हमारा वाटर है। तो अब देखिए रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, एक बेस और एसिड के बीच में हो रही है, जिससे क्या बन रहा है, जिससे हमारा सोल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो रिएक्टेंट है वो क्या है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड पे। तो सेकंड में हमें दिया हुआ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। सो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। साथ में बैलेंस एज इट इज हम लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितने बने हमारे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना। यानी कि दो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, दो रिएक्टेंट है हमारे और क्या बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सो इनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हो जाएंगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ थर्ड देखते हैं हम यहाँ पे। सो थर्ड में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास। हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। तो हमारे पास है यहाँ पे AgNO3। इसकी रिएक्शन हो रही है NaCl के साथ में और क्या बन रहा है हमारा, AgCl प्लस NaNO3। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। देखिए पहले सिल्वर किसके साथ था, नाइट्रेट के साथ था। अब सिल्वर किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ चला गया है। किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ चला गया। सोडियम किसके साथ था, क्लोरीन के साथ। अब सोडियम किसके साथ आ गया, नाइट्रेट के साथ। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहे हैं आयंस इंटरचेंज। आयंस क्या हो रहे हैं यहाँ पे, आयंस हमारे इंटरचेंज हो रहे हैं। तो हमने पढ़ा है आयंस कहाँ पे इंटरचेंज होते हैं, आयंस होते हैं हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड थी, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन तो होगा नहीं, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में तो एक एसिड और एक बेस होता है। अब यहाँ पे एसिड बेस तो है ही नहीं रिएक्टेंट में, बल्कि यहाँ पे क्या है, दो सोल्ट सोल्यूशन है। तो इसका मतलब ये कौन सी टाइप हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो थर्ड हमारी हो गई है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है थर्ड पार्ट भी। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, फोर्थ में हमें दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। सो डी पार्ट में हमारे पास है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ में रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है बेसिकली, और ब्रेक होके क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो देखिए एक रिएक्टेंट है हमारे पास यहाँ पे, सिंगल क्या है हमारे पास, एक सिंगल रिएक्टेंट है और ये ब्रेक होके क्या बना रहा है, ये दो प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस टाइप को रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सो इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डी पार्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है डी पार्ट भी। नाउ अब हम बात करते हैं ई पार्ट की। तो ई पार्ट में हमारे पास है कॉपर। कॉपर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, और क्या बना रहा है, कॉपर नाइट्रेट बना रहा है और साथ में सिल्वर फॉर्म हो रहा है हमारा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर ने किसको डिस्प्लेस कर दिया है, कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया है और खुद उसकी जगह ले ली है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं,
इनको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ई पार्ट हमारी हो गई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है, ई पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिससे बन रहा है वाटर एंड सल्फर। तो अब हमें बताना है किस सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, यानी कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडेशन हुआ है किसका, और किसका यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन का मतलब है या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, और रिडक्शन हमने पढ़ा है या तो हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, अब हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही गिवन है यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए सल्फर, तो सल्फर था हमारे पास, तो सल्फर किसमें चेंज हो गया, अब हमारा सल्फर डाइऑक्साइड किसमें आ गया, सिंपली सल्फर बन गया है। तो ऑक्सीजन इसके पास से निकल गया है यहाँ से, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो गया। एंड हाइड्रोजन, अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड था और क्या बन गया, वाटर बन गया, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गई यहाँ पे, ऑक्सीजन हमारी ऐड हो गई है इसके अंदर। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड में या सल्फर, सो यहाँ पे मैं मार्क करूंगा कि इसका तो क्या हो गया, हमारा यहाँ पे रिडक्शन हो गया है, या आप बोल सकते हैं कि ये रिड्यूस हो चुका है। एंड इधर यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, या मैं बोलूंगा कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। सो इस तरह से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। नाउ अब आगे हमें यहाँ पे एक फ्लो चार्ट गिवन है केमिकल रिएक्शंस का, जहाँ पे आपको क्लासिफाई किया हुआ है केमिकल रिएक्शंस के टाइप को। तो फाइव टाइप्स हो गए टोटल, अभी हमारे यहाँ पे 4 बेसिक टाइप्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा होता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन यानी कि जहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके स्प्लिट होके दो प्रोडक्ट बनाता है, और यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से, और एनर्जी हम 3 फॉर्म्स में दे सकते हैं। सो फर्स्ट फॉर्म होगी हमारी हीट। सो अगर हीट की फॉर्म में दे रहे हैं हम, तो उनको बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक, और अगर हम लाइट की फॉर्म में दे रहे हैं तो फिर हम बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देन थर्ड टाइप हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा देता है, और खुद उसकी पोजीशन को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारा क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं दो सोल्ट सॉल्यूशन के बीच में, जिससे दो नए सोल्ट बन जाते हैं। अब इन रिएक्शंस में अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, जो दो नए प्रोडक्ट बने उनमें से अगर एक प्रेसिपिटेट है तो फिर उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। और अगर रिएक्टेंट में एक एसिड है और एक बेस है, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर हम उनको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन आपको बताया मैंने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन होता है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जब ये दोनों एक साथ होंगे हमारे, तो उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपको याद रखना है, रिडॉक्स रिएक्शन। सो आई होप बच्चों आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है। नाउ चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आती है
रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो देखिए, जैसा मैंने पीछे भी आपके साथ में डिस्कस किया था कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, किसको रिप्लेस करेगा, तो वो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ना होगा। सो वहाँ पे आपको सभी मेटल्स एक सीक्वेंस में गिवन होंगे। सो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज को। सो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। सो मेटल्स आर मोस्टली रिएक्टिव। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं ना वो रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव का मतलब है कि वो इजीली रिएक्शन कर लेते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में। सो जो अरेंजमेंट होता है मेटल्स का वर्टिकल कॉलम में इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, या हम इसको एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स भी बोल देते हैं। तो अब आपको याद रखना है यहाँ पे इनको ना हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, यानी कि जो सबसे ऊपर मेटल होगा ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो सबसे नीचे होगा वो हमारा सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो चलिए देखते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या गिवन है यहाँ पे, पोटेशियम। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पोटेशियम है ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। देन पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, यानी कि सोडियम पोटेशियम से कम रिएक्टिव होगा। देन आएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। सो ये हमारी सीक्वेंस होगी। देन आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। अब आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है ना वो एक मेटल नहीं है, बट फिर भी इसको मेटल की कैटेगरी में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि हाइड्रोजन बनाता है पॉजिटिव आयन। अब इसको क्यों रखा गया है मेटल की कैटेगरी में? क्योंकि ये बनाता है पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन यानी कि H पॉजिटिव, इसीलिए इसको हम मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? नेक्स्ट हमारे पास आएगा कॉपर। हाइड्रोजन से नीचे होगा कॉपर, मरकरी, देन सिल्वर एंड देन गोल्ड। और जो गोल्ड है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है एक्टिविटी सीरीज के अंदर। तो आपको याद रखना है, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है, और एक यहाँ पे एक मिडल पोजीशन आप बोल सकते हैं जहाँ पे होता है हाइड्रोजन। अब याद रखना है हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है, बट ये मेटल की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बनाता है, और जितने भी मेटल है वो सब हमारे क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं। सो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी। अब देखिए, जितने भी मेटल्स हमारे हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जितने भी मेटल्स हमारे हाइड्रोजन से ऊपर हैं, सो वो सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। तो ये सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊपर है। बिकॉज जैसे जैसे हम नीचे की साइड जाएंगे सीरीज के अंदर तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। एंड जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं, सो ये मेटल सारे क्या हैं, लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन से क्या है, हमारे कम रिएक्टिव है। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गई है ये रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ चलिए अब हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, इसके कुछ फीचर्स हैं। अब कैसे उन फीचर्स का हम यूज करेंगे रिएक्शंस के अंदर, तो चलिए देखते हैं। सो फीचर्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। तो सबसे फर्स्ट हम फीचर की बात करते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दी रिएक्टिविटी सीरीज। तो जैसा हमने पढ़ा कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, यानी कि जो टॉप पे होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो सबसे बॉटम पे होगा, डाउन साइड होगा, वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो इसीलिए जो पोटेशियम है सबसे ऊपर है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और जो गोल्ड है वो सबसे नीचे है तो वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। सेकंड पॉइंट आता है, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जैसा हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ा कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा ना वो लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और खुद उसकी जगह ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे नीचे हमने एग्जाम्पल लिया जिंक, मैग्नीशियम एंड आयरन। तो ये सारे कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, यानी कि कॉपर सल्फेट में से। तो हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया तीनों रिएक्शन के अंदर, और हमने क्या लिया, हमने
तीनों अलग अलग मेटल लिए, जिंक, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा के बना लेगा जिंक सल्फेट। आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके बना लेगा आयरन सल्फेट। मैग्नीशियम भी कॉपर को डिस्प्लेस करके बना लेगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गई इस तरह से। अब देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स ना हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो ये तीनों हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल। तो जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया, बट इट इज इंक्लूडेड इन द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लाइक मेटल्स हाइड्रोजन ऑल्सो लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स पॉजिटिव आयन। तो जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है, बट फिर भी हमने इसको मेटल की सीरीज के अंदर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स की तरह बिहेव करता है, कैसे, इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बना के। नेक्स्ट पॉइंट, all the metals which have been placed above hydrogen in the reactivity series lose electrons more readily than hydrogen, and hence they are more reactive than hydrogen। तो जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं सीरीज के अंदर, वो हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है, उससे ज्यादा स्ट्रोंग है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज्यादा तेजी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बना लेंगे और इजिली हाइड्रोजन को या जो उससे नीचे मेटल्स हैं उनको वो डिस्प्लेस कर देंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ, द मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन आर पोटेशियम। सो जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं तो वो कौन कौन से होंगे हमारे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन एंड लेड। तो ये सारे मेटल्स हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब कि ये सारे मेटल्स क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके कंपाउंड से, जैसे कि वाटर हो गया, एसिड्स हो गए, और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। जैसे मैं आप एक एग्जांपल देके आपको समझा सकता हूं। सो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने लिया सोडियम सॉलिड फॉर्म में और मैंने लिया HCl। तो ये सपोज मैंने लिया एक्वस फॉर्म में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। तो अब देखिए सोडियम ज्यादा पावरफुल हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बना लेगा यहाँ पे NaCl एक्वस, और साथ में हाइड्रोजन गैस हमारी लिब्रेट हो जाएगी यहाँ से। तो मैं इक्वेशन को बैलेंस कर देता हूँ। तो 2 हाइड्रोजन थे उधर, इधर 2 कर दिए हमने। नाउ अब इधर क्लोरीन 2 हो गए तो उधर भी मुझे क्लोरीन 2 करने होंगे। अब उधर सोडियम भी 2 हो गए तो इधर भी मुझे सोडियम 2 करने होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। तो ये रिएक्शन भी एग्जाम्पल है हमारा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं सारी प्रॉपर्टीज। नाउ अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, थिंक एंड आंसर। सो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, वाई डू मेटल्स डिफर इन देयर रिएक्टिविटी। अब हमने पढ़े बहुत सारे मेटल्स हैं अलग अलग, तो सबकी रिएक्टिविटी अपनी अलग अलग है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे। सो बेसिकली जो रिएक्टिविटी होती है ना मेटल्स की, वो डिपेंड करती है उनकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो इसके लिए मैं आंसर यहाँ पे नीचे नोट डाउन कर रहा हूँ, तो आप साथ साथ उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो आंसर है हमारे पास यहाँ पे, reactivity of metals depends on the tendency to lose electrons, if the atomic size, अब मेटल्स भी हमारे क्या है, एटम्स ही हैं, मेटल्स के अंदर भी हमारे क्या होंगे, एटम होंगे। सो इफ द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, अब देखिए अगर एटम्स का मेटल्स का अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा
सो जो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मालूम होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर आर easily removed, thereby forming। सो अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे हमारे पॉजिटिव आयंस। क्या बनाएंगे, वो हमारे पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। नाउ इन केस ऑफ मेटल्स, अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं मेटल्स की, सो इन केस ऑफ मेटल्स द एटॉमिक साइज increases, the atomic size increases as we move down the as we move down the table। अब ये टेबल का मतलब है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल के किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में, मेटल्स के ग्रुप में, जैसे अगर हम ग्रुप 1 ही ले ले, तो ग्रुप 1 में अगर हम नीचे की साइड जाएंगे ना, तो एटम का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब एटम का साइज बढ़ेगा तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाएगा। तो इसीलिए उस इलेक्ट्रॉन को हम फिर क्या कर सकते हैं, इजीली रिमूव कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, वहां पे उसकी वो पॉजिटिव आयन ज्यादा तेजी से बनाएगा, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। सो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, सो इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे मेन पॉइंट आएगा ना हमारा, कि क्यों मेटल्स डिफर होते हैं उनकी रिएक्टिविटी में, तो वो सिंपली हमारा हो जाएगा ऑन द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सब मेटल्स की अपनी अलग अलग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, तो इसीलिए सभी की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, अपनी डिफरेंट हो जाती है। सो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं पॉइंट्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, एंड जो हमने क्वेश्चन को स्टडी किया यहाँ पे, व्हाई डू मेटल्स डिफर इन देयर रिएक्टिविटी। सो बच्चों आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। सो बाकी टॉपिक्स, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। सो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए, देन प्लीज क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है चैप्टर से रिलेटेड या किसी दूसरे चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।